गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संधान आईएएस के कंसेप्ट सीरीज में। आज हम जानेंगे भूपृष्ठ का निर्माण एवं विकास अर्थात ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द क्रस्ट। साथ में प्लेट टेक्टोनिक्स का क्या संबंध है भूपृष्ठ से, इन सारी चीज़ों को समझेंगे बहुत कम देर में ही। भूआकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी या जियोलॉजी के अंतर्गत प्लेट टेक्टोनिक्स या भूपृष्ठ के निर्माण को लेकर काफ़ी विवाद हैं। यद्यपि उनमें जो सब सर्वाधिक वैज्ञानिक है वो मॉर्गन के द्वारा प्रस्तुत प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत है। उन सभी चीज़ों को आराम से और तकनीकी रूप से परंतु सहजता से समझेंगे। पृथ्वी के ठोस परंतु बाह्य परत को, जो पतली पपड़ी या परत है, उसे ही भूपृष्ठ कहते हैं। यह पृथ्वी के शीतलन प्रक्रिया में निर्मित हुआ था, अर्थात पृथ्वी लगभग आज से 4.7 अरब वर्ष पहले सूर्य से जब अलग होकर निर्मित हो रही थी तो सर्वाधिक गर्म थी। लगभग उसका तापमान 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस था, परंतु धीरे धीरे शीतलन की प्रक्रिया में पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसी प्रक्रिया में पृथ्वी के भूपृष्ठ का भी निर्माण हुआ। कई वैज्ञानिकों ने इस संदर्भ में अपने विचार दिए हैं, परंतु जो मोस्ट एक्सेप्टेबल अर्थात स्वीकार और वैज्ञानिक है वो मॉर्गन के द्वारा प्रतिपादित प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत है, जिसे जेफरीज, मॉर्गन, प्रीचॉन, हेरी हेस, टूजो विल्सन तथा कई अन्य वैज्ञानिकों ने भी अपने मत दिए। उन सभी को समेटकर जो सर्वाधिक वैज्ञानिक है वही आपके सामने लेकर हम आए हैं। तो शीतलन की प्रक्रिया में जो बाह्य परत के रूप में एक पपड़ी या बहुत पतले लेयर के रूप में निर्मित हुआ था, उसे ही हम कहते हैं भूपृष्ठ। उसे एकल क्रिस्टल की संरचना भी कहते हैं, अर्थात वह पूरी संरचना एक ही थी, परंतु उसके निर्माण के पश्चात चूंकि कोर सर्वाधिक गर्म था, जहां आज भी इनर कोर पर लगभग 5000 से 5500 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वहां से संवहन तरंगें चलनी प्रारंभ हुई। यहाँ दिख रहा होगा आपको, यही संवहन तरंगे हैं। यहाँ से भी अपील कर रही हैं और यहाँ से भी। जब संवहन तरंगें चलनी शुरू हुई, उन्हीं संवहन तरंगों से वह एकल क्रिस्टल की संरचना कई खंडों में टूट गया और उसके टूटने से दो प्रकार के संरचनाओं का निर्माण हुआ, प्लेट और टेक्टोनिक। अर्थात जो प्रथमतः भूपृष्ठ बना था उसे हम प्रोटो भूपृष्ठ अर्थात आदि भूपृष्ठ यानी प्रोटोक्रस्ट कहते हैं, परंतु उसी आदि भूपृष्ठ के टूटने से प्लेट और टेक्टोनिक संरचनाओं का निर्माण हुआ। चलिए देखते हैं कैसे। आप ये टाइल्स देख रहे होंगे। जब एक किसी छत के पूरे फ्लोर की चर्चा करते हैं, जैसे ढलैया होती है, तो ढलैया से एक ही बार उसकी ढलैया या निर्माण होता है, वो पूरा का पूरा छत या फ्लोर क्रस्ट है। परंतु उस क्रस्ट की जो टाइल्स हैं, जैसे आप देख रहे होंगे टूटी हुई यहाँ पे लगी हुई हैं, यहाँ से दोनों टाइल्स यानी ये टाइल्स ए और ये टाइल्स बी जुड़े हुए हैं, इसी को कहते हैं टेक्टोनिक्स। अब इस ए जो प्लेट हो सकता है या टाइल्स है, वो चारों ओर से इस प्रकार से दूसरे प्लेट से जुड़ा हुआ है या अलग है, टूटा हुआ है, इसी को हम टेक्टोनिक्स कहेंगे। और ये बीच का भाग प्लेट है, अर्थात भूपृष्ठ के ही टूटने से प्लेट और टेक्टोनिक संरचनाओं का निर्माण हुआ। जो प्लेट होते हैं वो प्रायः कंपन रहित होते हैं, अर्थात वहाँ भूकंप या विरूपण या कंपन बहुत कम आते हैं। जैसे हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार प्लेट है, इसीलिए वहाँ भूकंप या कंपन बहुत कम आता है। परंतु जो टेक्टोनिक्स होता है, जैसे हिमालय का प्रदेश, वो टेक्टोनिक्स इलाके में अवस्थित है, इसलिए टेक्टोनिक्स के क्षेत्र में भूकंप या विरूपण या कंपन की समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। तो इस टाइल्स के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि वही एकल क्रिस्टल की संरचना अर्थात सिंगल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जब कई खंडों में टूट गया तो उसी से प्लेट एवं टेक्टोनिक संरचनाओं का निर्माण हुआ। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के विकास को देखें तो सबसे पहले प्लेट शब्द की चर्चा 1965 में टूजो विल्सन नामक वैज्ञानिक ने किया। तत्पश्चात विवर्तनिकी अर्थात टेक्टोनिक्स की संकल्पना के साथ मॉर्गन ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। यद्यपि सिद्धांत के विकास में पीचॉन या पार्कर, हेरी हेस, अन्य विद्वानों का भी योगदान था, अर्थात ये एक ऐसा सिद्धांत था जिसमें एक साथ कई विद्वानों ने अपने मत दिए। हम समझते हैं भूपृष्ठ आखिर बना कैसे। आपको यहाँ दिख रहा होगा एक चाय की प्याली। चूंकि विज्ञान में जो प्रक्रियाएं हैं वो लगभग सिमिलर होती हैं और उसमें इफ और बट नहीं होता। देखिए इस चाय की प्याली में आपको चाय दिख रहा होगा। इस चाय को थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ दिखेगा आपको, ये चाय है। जब आप चाय को कप में लेके आते हैं, थोड़ी देर के बाद देखते होंगे ऊपर में एक लेयर जमता है जिसे हम क्रीम, छाली या मलाई कहते हैं। आपको पता होगा चाय जब भी आप गर्म लेके आएंगे तो ऊपर में एक पतले लेयर का निर्माण होता है जिसे क्रीम, छाली या मलाई कहते हैं। यहाँ पे उसी को मैंने बना दिया है,
ये आपको दिख रहा होगा ऊपर में जमा हुआ है। तो आखिर ये क्यों बनता है और कैसे बनता है? देखिए, चाय के अंदर का जो तापमान है वो लगभग 80 से 90 डिग्री सेल्सियस होगा, चूंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी या चाय खौलता है। और इसके ऊपर में जो वायुमंडल है, इसके वायुमंडल का यानी ऊपर में जो वायु है, यहाँ वायुमंडलीय तापमान लगभग सपोज कीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है। अभी वैसे शीत ऋतु है तो तापमान 20-15 भी हो सकता है, लेकिन स्पष्ट है कि चाय के अंदर यदि तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है और ऊपर में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो तापमान की बहुत बड़ी भिन्नता व्याप्त है। इसी तापमान की भिन्नता की वजह से चाय के ऊपर में एक पतले लेयर के रूप में छाली या मलाई या क्रीम का निर्माण होता है। इसी प्रकार से हमारे पृथ्वी के भूपृष्ठ का भी निर्माण हुआ। आपको पता है, ये छाली या क्रीम या मलाई एक ही संरचना का अर्थात सिंगल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एकल क्रिस्टल की संरचना होता है। और जब हम इस छाली या मलाई को किनारे से उठाएं या बीच से उठाएं, पूरा का पूरा छाली या मलाई हट जाता है, क्योंकि ये एकल क्रिस्टलीकृत होता है, जिस प्रकार से हमारा भूपृष्ठ था। अर्थात भूपृष्ठ के निर्माण में ताप की भिन्नता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, क्योंकि जब पृथ्वी तब थी, गर्म थी और लगभग तरलावस्था में थी, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान कम से कम 1000 डिग्री सेल्सियस और आंतरिक तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस था। परंतु उसी समय बाह्य वायुमंडल का तापमान, हालांकि उस समय वायुमंडल भी आद्य था, प्रोटो था, निर्माण के प्राथमिक अवस्था में था, परंतु तापमान कम था, जो 50-60 डिग्री सेल्सियस मात्र था। इस तापीय भिन्नता के कारण साथ में जो तत्व की भिन्नता थी, दबाव की भिन्नता थी, इन सभी के सम्मिलित प्रभाव से पृथ्वी के बाह्य परत पर एकल क्रिस्टल की संरचना का निर्माण हुआ, जिसे हम भूपृष्ठ कहते हैं। यह दो प्रकार के भिन्न संरचनाओं में बटा हुआ था। ग्रेनाइट से महाद्वीपीय भूपृष्ठ का निर्माण हुआ और बेसाल्ट से महासागरीय भूपृष्ठ का निर्माण हुआ। महासागरीय भूपृष्ठ सामान्य तौर पे 11 से 15 किलोमीटर गहरा है, जबकि महाद्वीपीय भूपृष्ठ 60 से 65 किलोमीटर गहरा है। और दोनों के नीचे एक और लेयर है जो दोनों को मिला करके लगभग अधिकतम 100 किलोमीटर गहरा बनाता है, वो बेसाल्ट का निर्मित है। परंतु भूपृष्ठ कैसे निर्मित हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एकल क्रिस्टलीकृत क्यों होता है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको थोड़ा सा और विस्तार करके देखते हैं। जैसे इस कप में एक चाय है, इसको चाय मान लीजिए। इस कप, चूंकि अब कप में तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से चाय नीचे होगा, यदि चारों ओर से ऐसे चाय हो, आपको दिख रहा होगा, यदि चारों ओर से ऐसे चाय हो, ये आपको दिख रहा होगा, ये चाय यदि चारों ओर से इस प्रकार से हो, ठीक है, कप को मैंने चारों ओर से कर दिया, तो ये जो नेक्स्ट फिगर है, इसी प्रकार से उस पपड़ी का निर्माण होगा जो बाह्य परत के रूप में है, और ये सिंगल क्रिस्टलाइन होगा। इसी प्रकार से हमारे भूपृष्ठ का भी निर्माण हुआ है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूपृष्ठ तो बनेगा ही, ये मेंटल है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है, यहाँ मैं लिख भी दिया है। अर्थात अब इसको यहाँ पे देखिए, इसी प्रकार से आप मॉडल देखते होंगे, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और साथ में ये क्रस्ट। अर्थात ये सिंगल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसे बना, उम्मीद करते हैं आपको बेहतर प्रकार से समझ में आया होगा। यही वो सिंगल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो दो प्रकार के संरचनाओं में बटा हुआ है। महाद्वीप जो बना है वो ग्रेनाइट से बना है और बेसाल्ट से बना है महासागर। इन्हीं दोनों संरचनाओं से मिलकर बना है भूपृष्ठ। इसके निर्माण के पश्चात पृथ्वी के कोर से जो ऊष्मा की तरंगें थी, जिन्हें हम संवहन तरंग कहते हैं, ये ध्यान रखना होगा। संवहन या तो तरल में संभव है या गैस में, ठोस में संभव नहीं है। यद्यपि मेंटल ठोस है। पृथ्वी की संरचना में केवल आउटर कोर अर्थात बाह्य जो अंतरतम है वही तरलावस्था में है, बाकी सभी ठोस हैं। तो फिर ये संवहन मेंटल में कैसे संभव हो सकता है? तो यहाँ आप देखिए, यहाँ से आउटर कोर से जो ऊष्मा की तरंगें चलती हैं, इन्हीं की वजह से पिघल जाता है, जो लाल आपको दिख रहा है। अर्थात यहाँ पे थोड़ा सा गलित होगा, लेकिन ये इसको संवहन नहीं कहेंगे। ये ब्लू वाला जो है वो एडवेक्शन है, अभिवहन है। अर्थात अभिवहन से या अभिवहन में ऊष्मा इतनी ज़्यादा नहीं है कि सबस्ट्रेटम को पिघला सके, वो चिपचिपा या ग्लासी कर देती है। इसलिए भूपृष्ठ के नीचे का जो भाग है, जो ऊपरी मंडल का ऊपरी भाग है, जिसे हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, वो तरलावस्था में नहीं है, ग्लासी है या चिपचिपा है। जैसे जैम आपने देखा होगा बटर पे जो लगा खाते हैं, उसी प्रकार का है। लेकिन यदि पूछा जाए ठोस है या तरल है, तो वो ठोस ही है। इन संवहन तरंगों की वजह से प्लेट कई भागों में टूट गए, और जहां से टूटे उन्हें टेक्टोनिक्स, और जो शेष भाग ठोस रहे उन्हें हम प्लेट कहते हैं। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये संवहन तरंगें ऊपर उठ रही हैं, इनके वजह से यहाँ पे ये टूटा है, ये टेक्टोनिक्स हो गया। और इसी की वजह से, चूंकि संवहन तरंगें ऐसे विपरीत दिशा में मूव कर रही हैं,
जिसके कारण ये प्लेट भी मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ डाइवर्जेंस हो रहा है, परंतु एक टेक्टोनिक्स यहाँ बनेगा, एक टेक्टोनिक्स यहाँ बनेगा, अर्थात जहाँ से प्लेट टूटा है उसे टेक्टोनिक्स, उसी टाइल्स को फिर मैंने दिखाया है, जहाँ से टूटा हुआ है या दो प्लेट आपस में जहाँ जुड़ते हैं उन्हें टेक्टोनिक्स कहते हैं, और जो मुख्य बीच का ठोस भाग है उसे हम प्लेट कहते हैं। उसी को विश्व मानचित्र पर यहाँ दिखाया गया है। जो ये सीमाएं आपको ब्लू या लाल दिख रही हैं, ये सब टेक्टोनिक्स के एरियाज हैं, और बाकी जो बीच का भाग है वो प्लेट है, इसलिए बीच के भागों में कंपन प्रायः कम आता है। अब इस वीडियो को देखिए, संवहन तरंगे कितनी मजबूत है और किस प्रकार से It happens because hot rock rises, heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in two directions and goes sideways. It begins to lose heat. Ocean floor. Most volcanoes, whether on land or underwater, are located where tectonic plates meet. In fact, the Ring of Fire, a path that traces the boundaries between several tectonic plates around the Pacific Ocean, contains about 75% of the plaque. The journey of these emissions begins deep underground in the Earth's core. The core, which can burn as hot as the surface of the sun, transfers its heat to the surrounding rocky mantle. In doing so, the heat melts some of the rock. This molten rock, or magma, is lighter than the surrounding solid rock layer, so it rises through the mantle. The magma then escapes through vents in the Earth's crust, causing volcanic. अब ये मैग्मा ही ऊपर की अपवेल कर रहा है, इसी अपवेलिंग मैकेनिज्म से। अब ध्यान रखना ये है कि इधर प्लेट है, इधर प्लेट है, जहाँ से मैग्मा निकलेगा ऑब्वियसली वो प्लेट को तोड़ देगा, वहाँ पर फिर टेक्टोनिक्स का निर्माण होगा। ये संवहन तरंगे कितनी मजबूत हो सकती हैं, ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। It happens. इस कोर से यहाँ से संवहन तरंगे ऊपर जा रही हैं और जाने के क्रम में भूपृष्ठ को किस प्रकार से मजबूत हो सकती हैं। ध्यान ये रखना है कि संवहन की प्रक्रिया में ही, अर्थात इस एरिया में ही रॉक्स यानी जो चट्टान है वो पिघलेंगे, बाकी ये सारा का सारा एरिया ठोस होगा। यहाँ अभिवहन हो रहा है, यह भी ठोस ही होगा, जबकि अधिकांश लोग ये बता देते हैं कि मेंटल में, जो मेंटल गलित अवस्था में है, मेंटल गलित अवस्था अर्थात लिक्विड में बिल्कुल नहीं है। By the Earth's core. अब यहाँ हिट करने की वजह से यही पे टेक्टोनिक्स का निर्माण हुआ है, इसलिए प्राय यहीं पर कंपन या भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं। Near the surface, the rock. It happens because hot rock. Journey of these found in the Earth's core. अब यहाँ पे आप देखिए, ये आउटर कोर से किस प्रकार से हीट जब ऊपर जाएगा। The core, which can burn as hot as the surface of the sun, transfers its heat to the surrounding rocky mantle. In doing so, the heat. अब जैसे ये पिघला, पिघलने के साथ ही, जैसे वो पिघलने के साथ ही रॉक्स ऊपर की ओर अपवेल करेंगे, जिससे वो क्रस्ट से टकराएंगे, टकराने के पश्चात क्रस्ट को तोड़ देंगे, तो वहां पर टेक्टोनिक्स का निर्माण हो जाएगा। संवहन तरंगों गति के अनुरूप प्लेटों में तीन प्रकार की गतियां उत्पन्न होती हैं: अपसरण गति, अभिसरण गति और संरक्षी गति, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस एंड शेयरिंग प्लेट बाउंड्री या स्प्रिंग प्लेट मूवमेंट। इन तीनों गतियों के अनुरूप ही पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भिन्न प्रकार के असलाकृतियों का या विवर्तनिक असलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे ये डाइवर्जेंस है, जब प्लेट दो विपरीत दिशाओं में जाएगा, मूव करेगा, तो इसे डाइवर्जेंस कहते हैं। यहाँ पर मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मिड ओशनिक रीजेस, ये दिख रहा है ओशनिक रीजेस, तो ये ओशनिक रीजेस हैं। यही जब ओशनिक रीजेस सी लेवल से ऊपर आ जाती हैं तो आइलैंड्स का भी निर्माण होता है। कन्वर्जेंस यहाँ दिख रहा होगा, चूँकि प्लेट जब इधर की ओर मूव करेगा तो ये जो हेवी प्लेट होगा वो अर्थ में सबडक्ट करेगा, गणित में अर्थात भूगर्भ में प्रत्यावर्तित या क्षेपित होगा, जिससे तापमान का अधिक होने पर वह भी गलित होगा, यानी पिघलेगा, और फिर पिघलने से मैग्मा के तौर पे वो ऊपर की ओर अपवेल करेगा और वहाँ भी वोल्केनिक एक्टिविटीज घटेंगी। अब ध्यान ये भी रखना है, यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है मेंटल प्लूम क्या है, हालांकि उस पर अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ है मेंटल प्लूम पे। जहां भी गलित मैग्मा वैसे गली अवस्था या पीले अवस्था में होता है, अपवेल करेगा और ऊपर की ओर लंबवत उठेगा, जैसे ये आपको दिख रहा है ऊपर की ओर उठ रहा है, यहाँ भी मैग्मा ऊपर की उठ रहा है अपसरण सीमा पर, उसे ही हम मेंटल प्लूम कहते हैं। तो अभिसरण सीमा का तात्पर्य हुआ दो प्लेट्स का ऐसे टकराना, अपसरण का विपरीत दिशाओं में जाना,
और संरक्षी का मतलब होता है ऐसे स्लाइडिंग करना। आपको समझ में आ रहा होगा, स्लाइडिंग यहाँ दिख रहा है, अर्थात यहाँ एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, न एक दूसरे से विपरीत जा रहे हैं, ये स्लाइडिंग करते हुए ऐसे गति कर रहे हैं, इसको संरक्षी कहते हैं। चूंकि इसमें मध्य महासागरीय कटक अर्थात नए प्लेट का निर्माण होता है, इसलिए इसे रचनात्मक प्लेट सीमा या रचनात्मक प्लेट गति भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। इसमें प्लेट का क्षरण होता है, भूगर्भ में जाकर पिघल करके नष्ट होता है, इसलिए इसे डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री अर्थात कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। जबकि संरक्षी में न प्लेट का निर्माण होता है न ही प्लेट का क्षरण होता है, इसलिए उसे हम कंजर्वेटरी अर्थात संरक्षी प्लेट सीमा भी कहते हैं। अब इसमें एक साथ यहाँ पे चूंकि डाइवर्जेंस हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये है मेंटल प्लूम। यहाँ कन्वर्जेंस होगा तो पिघलेगा, अगेन ये मैग्मा ऊपर की ओर अपवेल कर रहा है। महाद्वीपीय भागों में यहाँ ज्वालामुखी क्रिया हो रहा है, जैसे इंडीज या रॉकीज पे आप ऐसा प्रक्रिया देख सकते हैं। फिर यहाँ भी हो रहा है, चूंकि प्लेट हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री वे में मूव करते हैं, यानी एक मूव करेगा तो दूसरा मूव करेगा ही। जैसे आप ध्यान रखिए, उंगलियां हैं, यदि एक को हम इस ओर करेंगे तो इससे दूर तो जाएगा, साथ में इसको धक्का भी मारेगा। चूंकि पृथ्वी का जो भूपृष्ठ का आयतन है, क्षेत्रफल है, वो लगभग फिक्स है, वो चेंज नहीं कर रहा। इसीलिए अगर अपसरण होगा तो साथ में संरक्षी भी होगा, अभिसरण भी होगा। इसे हम इस पिक्चर के सहारे देख सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अपसरण हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, अर्थात मैग्मा ऊपर की ओर अपवेल कर रहा है और संवहन तरंगे, ये दिख रहा होगा, यही संवहन तरंगे हैं, यहाँ से ऐसे मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से ये दोनों प्लेट दो विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। परंतु यहाँ इसके साथ साथ इस एरिया में देखिए डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री यहाँ बना है, अर्थात ये प्लेट यहाँ से इधर जा रहा है और ये प्लेट यहाँ से इधर जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं, गतिशील हैं, इसलिए यहाँ पर संरक्षित सीमा का निर्माण होगा। ये शेयरिंग प्लेट बाउंड्री या कंजर्वेटरी प्लेट बाउंड्री है, जबकि इस प्लेट के इधर आने की वजह से इस प्लेट से टकरा रहा है। यहाँ पे देखिए जो हेवी प्लेट है वो सबडक्ट कर रहा है, सबडक्शन जोन, और बेनी ऑफ मंडल या बेनी ऑफ जोन में जाकर के ये पिघलता है। पिघलने से ये मैग्मा के रूप में परिवर्तित होकर के ऊपर की ओर अपवेल कर रहा है और यहाँ पे फिर ज्वालामुखी क्रिया संपन्न हुई है। अर्थात प्लेट टेक्टोनिक्स से ज्वालामुखी का सीधा सा संबंध है। अब किसी और वीडियो में आप इसको जानेंगे, देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री प्लेट मूवमेंट के अंतर्गत आप देखिए, या सपोज कीजिए ये है प्लेट ए, ये है प्लेट बी, ये है प्लेट सी, ये है प्लेट डी, ये है प्लेट ई। अगर प्लेट ए इस ओर जा रहा है तो ऑब्वियसली ये प्लेट बी से यहाँ पर कन्वर्जेंस करेगा, अभिसरण करेगा। परंतु साथ ही साथ यदि ये प्लेट इधर जाए या इधर जाए, किसी और जाए, इस प्लेट से यानी ए और डी के बीच में संरक्षित सीमा का निर्माण होगा। वही बी और ई के बीच में भी संरक्षित सीमा का निर्माण होगा, परंतु ए और सी के बीच में डाइवर्जेंस अर्थात अपसरण का निर्माण होगा। अर्थात कोई एक प्लेट स्वतंत्र तौर पे या रूप से कभी गतिशील नहीं होता, हमेशा वो पूरक की तरह होता है। एक की गति कई अन्य प्लेट्स को भी गतिशील बनाती है, इसलिए इसको हम प्लेटों की पूरक गति भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा भूपृष्ठ क्या है और प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर हम आपको भूपृष्ठ के निर्माण की प्रक्रियाएं इन डिटेल, साथ में प्लेट टेक्टोनिक्स, उससे धान प्लस अपसरण, अभिसरण, संरक्षी तथा उनसे निर्मित होने वाले स्थलाकृतियों के निर्माण के विषय में बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, जिनका वीडियो 10-20 सेकंड के लिए हमने यूज़ किया। हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। उनके अच्छे वीडियो से स्टूडेंट्स की समझ में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। थैंक यू।